प्रिय बच्चों, मैं आज इस ई कंटेक्ट के माध्यम से आपको 1935 के पश्चात कांग्रेस संगठन में जो संकट आया और अंतर्विरोध उत्पन्न हुए उनके बारे में बताने जा रहा हूं कि 1935 के अधिनियम के पश्चात 1937 में जो चुनाव हुए और चुनाव के संबंध में जो रणनीति कांग्रेस के नेताओं के द्वारा निर्धारित की गई थी और उसके संबंध में जो गहराई से विचार विमर्श ये किया गया कि कांग्रेस का मंत्रिमंडल आफ्टर चुनाव उसी स्थिति में बनाए जाएंगे जब गवर्नर मंत्रिमंडलों के कार्यों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करे, क्योंकि प्रवृत्ति ये हो रही थी कि गवर्नर का अनावश्यक हस्तक्षेप होता था। तो इस बार ये कंडीशन निर्धारित कर दी गई थी कि कांग्रेस का मंत्रिमंडल उसी स्थिति में उसी सूरत में बनाया जाएगा जब ये तय हो जाएगा कि गवर्नर महोदय अनावश्यक रूप से मंत्रिमंडल के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इसके साथ ही कांग्रेस मंत्रिमंडल राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने पदों का जो है एक तरह से प्रयोग भी करेंगे। 1937 में कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने सभी कांग्रेस जनों के लिए इस संबंध में अपनी सलाह भी दी थी और उसमें ये बात पर विशेष जोर दिया गया कि कांग्रेस जनों के लिए विधानमंडलों से बाहर संगठनात्मक और अन्य कार्य को अमली जामा पहनाना जरूरी है, अर्थात वो कार्य उनको करने होंगे, क्योंकि ऐसा न होने पर विधानसभा की जो गतिविधियां का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा यदि इस तरह की विचारधारा को नहीं अपनाया गया तो। लेकिन पद ग्रहण करने के बाद कांग्रेस को इस बात को लागू करने में कठिनाई का अनुभव हुआ, क्योंकि प्रश्न यह पैदा हुआ कि इस बात को कि इस व्यापक राजनीतिक गतिविधि को कौन सा रूप दिया जाए। प्रशासन ने विधानसभा के भीतर किए जाने वाले कार्यों को बाहर के राजनीतिक कार्यों से किस प्रकार से उनको आपस में कोरिलेट किया जाए, जोड़ा जाए। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार स्वयं जन आंदोलन के प्रति क्या रुख अपनाए। कोई भी सरकार किस सीमा तक अपने खिलाफ विरोध और आंदोलन आयोजित कर सकती है, ये कैसे और कहां तक उचित है, संभव है। जो राजनीतिक पार्टी सरकार चला रही हो और वही जन आंदोलन का पैरेलल संचालन करे और कानून व्यवस्था को भी वो माकूल बनाए रखे, ये बड़ी एक विवादास्पद स्थिति हो सकती है। एक समस्या ये भी उनके सामने आई कि कांग्रेस को के कुछ लोग कांग्रेसी जो मंत्रिमंडल को अपना ही मंत्रिमंडल बता करके आंदोलन करते थे। वे ऐसी स्थिति नहीं आने देना चाहते थे जिसके लिए दंडात्मक कार्यवाही करनी पड़े, लेकिन अनेक लोग ऐसे भी थे जो कांग्रेस और विचारधारा के स्तर पर चाहे किसी अन्य स्तर पर भी जो है कांग्रेस जनों को वैमनस्य की दृष्टि से भी देखते थे। वे कांग्रेसी मंत्रिमंडलों द्वारा जनता के साथ विश्वासघात करने का भंडाफोड़ भी करना चाहते थे। ऐसे कुछ लोगों का मानना था कि कांग्रेस उच्च वर्ग का क्या है, राजनीतिक संगठन है और इसका चरित्र साम्राज्यवादी शासकों से अलग नहीं है। वस्तुतः कांग्रेसी मंत्रिमंडलों द्वारा कुछ कार्य व्यवस्थावश ऐसे भी किए जो कि राष्ट्रवादियों को एक तरह से गले नहीं उतरे, अनुचित प्रतीत हुए। जुलाई 1937 में समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली को मद्रास सरकार ने यहाँ के प्रधानमंत्री जो कि राजगोपालाचारी
उत्तेजक भाषण देने के अपराध में उनको दंडित किया। यद्यपि उन्हें शीघ्र ही रिहा भी कर दिया गया बाद में। इसी प्रकार अक्टूबर 1937 में समाजवादी नेता SS बाटलीवाला पर राजद्रोह भड़काकर मद्रास सरकार ने 6 माह की उनको भी सजा सुना दी। बम्बई सरकार में भी इसी प्रकार के कुछ उदाहरण सामने आए। राजगोपालाचारी मद्रास में KM मुंशी ने बम्बई में राजनीतिक दमन के लिए राज सत्ता का पूर्ण रूप से एक तरह से उपयोग भी किया। अनेक अवसरों पर इनकी सरकारों द्वारा कम्युनिस्ट एवं वामपंथियों पर नजर रखने के लिए गुप्तचर विभाग का भी एक तरह से इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया। इन घटनाओं के कारण कांग्रेस के भीतर पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं अन्य समाजवादी अत्यंत क्षुब्ध थे, दुखी थे। कांग्रेस के भीतर पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं वो कहा करते थे कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इस संबंध में नेहरू जी की राजगोपाल के साथ में तीखी बहस भी हुई थी। यद्यपि बाद में गांधी जी एवं नेहरू के प्रयासों के कारण इन प्रांतों में नागरिक स्वतंत्रता को एक तरह से विस्तारित रूप दिया गया। पंडित नेहरू ने स्वयं मद्रास प्रांतों में घूम घूम कर भाषण दिया। वे इन कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के व्यवहार से व्यक्तिगत रूप से प्रसन्न भी नहीं थे, और लेकिन एक आदर्श संगठन के नेता की तरह जनता के बीच में वो ये भी कहा करते थे कि हम अपने खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते हैं। आम जनता के बीच में वे प्राय कांग्रेस मंत्रिमंडलों का समर्थन भी दुखी मन में किया करते थे। फिर भी वामपंथियों और दक्षिणपंथियों के बीच तनाव यद्यपि बना ही रहता था। वामपंथियों का यह आरोप था कि कांग्रेस सरकारें किसानों एवं मजदूरों के संगठनों को दबाने का प्रयास कर रही है। अनेक वामपंथी इतिहासकारों जैसे जिनमें हम रजनी पामदत्त आदि ने कांग्रेस की इस नीति की तीखी आलोचना भी की थी। फिर भी संयुक्त प्रांत एवं बिहार जैसे प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल प्रशासन में विधानसभा के अंदर किए गए कार्यों को बाहर के राजनीतिक कार्यों से काफी हद तक जोड़ने में वो सफल भी रहे थे। यद्यपि संयुक्त प्रांत में पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने कांग्रेस संगठन को सुदृढ़ करने के प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी। विशालाक्षी मेनन ने संयुक्त प्रांत में इस कालावधि में जो गहन अध्ययन किया और इससे अध्ययन से पता लगा कि संयुक्त प्रांत में प्रशासनिक गतिविधियां एवं बाह्य राजनीतिक गतिविधियों के बीच में उत्कृष्ट समन्वय भी था। पंत जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर जनता को संगठित भी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अनेक गांवों में कांग्रेस समितियां स्थापित की गई। कांग्रेस थाने, कांग्रेस पंचायतें आदि की स्थापना भी हुई, जिनके माध्यम से सामूहिक रूप से याचिकाएं कांग्रेस मंदिरों तक पहुंचाई जाती थी। जिला मुख्यालयों में भी जनता की शिकायतों को सुनने के लिए समितियां गठित की गई। सामूहिक साक्षरता अभियान भी आयोजित किए गए, जिनके अंतर्गत कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाई गई। ये एक तरह से जो है अंतर्विरोध की स्थिति बनी और सरकार भी स्थापित हुई, कई सारी बातें हुई। अब हम कल के अध्ययन के अंतर्गत कांग्रेस मंत्रिमंडल के प्रति गांधी जी का क्या दृष्टिकोण था उसके बारे में विवेचना करेंगे। धन्यवाद।